सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। शाहिद खान अब्बासी साहब को भी अब पता चल गया होगा। वो कहते थे आए मुझे गिरफ्तार कर लें, मैंने कोई करप्शन नहीं की, तो फिर पेश भी नहीं हो रहे थे। आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब उनको बताना भी पड़ेगा कि LNG का केस क्या था जिसके लिए वो मोहलत मांग रहे थे कि जनाब मैं रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। अब हो सकता है जल्दी रिकॉर्ड भी आ जाए कि ये 220 अरब रुपए का ये जो मुआहिदा किया है आपने शाहिद खान अब्बासी साहब ने 15 साल के लिए, ये आपने खुफिया क्यों रखा है? कोई इसके बारे में पूछ क्यों नहीं सकता? किस कीमत पर दिया गया और क्यों ये महंगा दिया गया? बाकी इलाकों में अगर आप देखें, बाकी जगहों पर देखें तो इस कीमत पर नहीं ठेका मिलता। 15 कंपनियों का, मुख्तलिफ झेली कंपनियों को ठेका दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो ठेका भी दे दिया। ये सब क्या होता रहा है और इस खेल में कौन कौन से किरदार बड़े अहम थे, इस बारे में हम आज खास तौर पर बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबा डोगर साहब मेरे साथ हैं। और अब जो बात कही जा रही है शाहिद खान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी के बाद कि अब और कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है, इस पर जो इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, कुछ सहाफ़ी हजरात भी बहुत ज़्यादा सीख पा हैं, नून लीग के लोग भी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उस पर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर यह केस सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो असद खरल साहब का भी उसमें किरदार है, उस बारे में बात करेंगे। इनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया कि आए जनाब, ये आप मामला सामने लेकर आए हैं LNG के ठेके का, तो आपके पास क्या सबूत हैं? जो सबूत इनके पास हैं उस पर इनसे बात करेंगे। लेकिन आज गिरफ्तारी हुई किस तरह, उसके बाद क्या कुछ होता रहा, किसने क्या बयान दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। असद खरल साहब, जरा इस केस के बारे में बताएं, हकायक क्या हैं, ये मुआहिदा खुफिया क्यों है, क्या किया गया है इसमें, किस तरह से शाहिद खान अब्बासी साहब का इसमें किरदार है, ताकि वो हमारे दोस्त जो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जनाब दुनिया में अगर कोई शख्स ऐसा है जो कभी करप्शन नहीं कर सकता तो वो शाहिद खान अब्बासी है। अगर शाहिद खान अब्बासी पर आपने इल्ज़ाम लगा दिया करप्शन का, तो फिर तो इस दुनिया में कोई पाक साफ नहीं रह गया। यहाँ तक बातें हो रही हैं, तो इससे ज़रा पर्दा तो हटाएं कि अच्छा, एक तो उसामा साहब नाज़रीन के लिए ये है कि ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब को आज लाया गया था, जिसके अंदर गिरफ्तार किया गया नैब रावलपिंडी, जिसका दफ्तर इस्लामाबाद में रीजनल ब्यूरो जी, लाहौर से नैब के पास पेश होने के लिए रावलपिंडी में, वहाँ से आके लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनके पास टाइम था जी, लेकिन नैब के सामने पेश होने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। और ठोकर न्याज बेग से जिस तरह उनको पकड़ा गया और जो एक तमाशा लगाया गया एक लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे को ने बड़ा अच्छे तरीके से, और मरियम औरंगजेब साहब ने जिस तरह वीडियो बनाई और कहा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वही ब्लैकमेलिंग वाला, वही रोनियत, वही एग्रेशन, वो सारी चीज़ें अब वीडियो बनाना सीख गए हैं ना वो। हाँ, सीख गए क्योंकि वो बड़े एक्सपर्ट हो गए माशाल्लाह। ये जो इश्यूज है ना, ये जो LNG जिसमें ये गिरफ्तारी और बाकी जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने फ़ोन बंद कर दिया और शेख इमरानुल हक जो है वो भी फरार है, नैब कराची उनके ऊपर छापे मार रहा है और बाकी नैब की टीमें भी। नहीं, ये तो कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, तो फिर भागते क्यों हैं? भागते क्यों हो? जब सवालों के जवाब हैं तो फिर सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? वो फिल्म है ना जिसका डायलॉग था, जब खिला नहीं सकते तो पहले गिरफ्तारी होगी तो फिर शायद वो बता। अच्छा, अब मामला ये है कि ये है एंग्रो टर्मिनल 1 जी, ये जो नैब पिंडी के अंदर केस हो रहा है जिसमें गिरफ्तारी हुई। दो इश्यूज हैं, एक कराची नैब में भी चल रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। एंग्रो टर्मिनल 1 के जो शेख इमरानुल हक साहब थे वो एंग्रो के MD थे। अच्छा, टर्मिनल लगाने के हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ एज ए मिनिस्टर पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर इन्होंने उस टर्मिनल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेकर को अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ, उस बंदे को दिया कनाइमस विद ईच अदर। शेख इमरानुल हक साहब उसी बंदे के जो एंग्रो टर्मिनल के जो खुद दरखास्त दे रहे थे PSO को और हुकूमत को जी, जब उनकी दरखास्त पहुंच जाती है तो उनको क्या देते आप MD PSO भी खुद ही लग जाए। एंग्रो टर्मिनल के CEO के तौर पर आप जो दरखास्त दे रहे हैं PSO को और हुकूमत को जी जी, वो आप आके साइन भी खुद ही आप कर लें। कभी ऐसे दुनिया में देखा है? यानी जिस कंपनी को ठेका मिल रहा है वो कंपनी के बंदे को जो दरखास्त गुजार है में भी लगा दिया, उसने अपनी कंपनी को ठेका देने का खुद ही साइन कर दिया। हाँ जी, और वो कनाइमस हुआ इनकी से, और उसके अंदर कितना जब यानी नहीं भी आएगी गैसिफिकेशन, 2 लाख गालबन 73,000 डॉलर पर डे आपने देना है। गैस आए ना आए आपने वो कैपेसिटी चार्जेस देने हैं।
हमारी सरकारी जमीन भी थी, सब कुछ था। और ये SNGPL SSGC ने सारा इस पे फड्डा भी डाला, लेकिन बहरहाल ये तो कर दिया। ये तो मामला वहां पे है। दूसरा मामला है नैब कराची के अंदर जी। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कॉल अप नोटिस है जी जी। ये मुझे अप्रैल 9 को बुलाया गया था जी, 9 अप्रैल गालबन 2000 ये जी जी डेट देख रहे हैं 2019 को, सही है। ठीक है। और उसके अंदर शेख इमरान उल हक साहब जो इन्होंने MD लगाए और यकूब सुतार साहब जो DMD लगे, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया और इनकी तनख्वाहें कितनी थी 50 लाख से ज्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेज अगर मिलाएं, निस्फ करोड़ एक बंदे की तनख्वाह। ये तनख्वाह है PSO डूब रहा है और इनकी तनख्वाहें कौन बढ़ा रहा है और किस तरह पर्क्स एंड प्रिविलेज, और जो स्टेट और जो इनको ठेके मिल रहे हैं इनकी कंपनियों को, वो अलग से हैं, वो अलग से। और जो प्राइवेट कंपनियां वो राइज कर रही हैं उनका शेयर, आपने देखा हैस्कोल और दीगर जो कंपनीज हैं और जो बाकी कंपनीज हैं उनका राइज हो रहा है। जो एक उनकी थी ये तो गांठ-चोट नजर आ रहा है आसम साहब की, और PSO नीचे जा रहा है। जी जी। अब इसके बाद क्या हुआ कि यही चीज जो है ना नैब के अंदर, चूंकि पिंडी में मामला ये ज़रा समात था, सारी चीजें मैंने वहां पे रखी। आपको पता है शेख रशीद साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। मैंने 1 जून 2018 को दरखास्त दी, उसको 184(3) में कन्वर्ट किया गया और ये 11/9/2018 का आर्डर है 3 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल को ये बुलाया गया, नैब को, नैब पिंडी की टीम को बुलाया गया और मैंने इस्तदा की अदालत से कि मामला चूंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, नैब के अंदर तमाम मैं सबूत दे चुका हूं, कराची को भी और नैब पिंडी को भी मुख्तलिफ जाके उनको एक्सपेडाइट भी करा चुका हूं, इंक्वायरी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे चुका हूं, विटनेस जो है वो भी वहां पे प्रोड्यूस कर चुका हूं। तो लिहाजा नैब को कहा जाए कि इस मामले को एक्सपेडाइट किया जाए। अब आगे हो रहा है। अच्छा, प्रोसिक्यूटर जनरल वहां पे पेश हुए, टीम नैब की आई, उन्होंने कहा बिल्कुल ये पेंडिंग इंक्वायरी है, हम इसके ऊपर एक्सपीडिशनली कार्रवाई करेंगे, जल्दी करेंगे। अच्छा, उसके ऊपर ये नोटिस भी होते रहे, पूरा कोर्ट के ऑर्डर भी थे, लेकिन फिर भी नैब ने अपना आराम से इनको पूरा प्रोसेस किया। अब ये तो एक पिंडी का है और एक मामला है वहां पे आरिफ अमीर साहब MD जो थे इसके SNGPL के, सुनी नादरन गैस जो है, उनको जब कहा गया कि ये जो मुआहदा है आप इसके ऊपर दस्तखत करें, आप भी चूंकि प्लेयर हैं, उसके एक पार्टनर हैं SNGPL और SSGC, उन्होंने कहा कि ये मौत का परवाना है, इसके ऊपर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। उनको हटाया गया, हटा के उज़मा खान जो है, उज़मा आदिल खान गालबन, उनको MD लगाया गया, फिर उनसे साइन कराए गए। फिर उसके बाद उसी उज़मा को जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी और गलत काम है, गैर कानूनी है, उस OGDCL का, ओगरा का गालबन ये OGDCL का चेयरपर्सन लगा दिया जो कि SNGPL और SSGC का रेगुलेटर है। यानी जो अगर आप करप्शन करेंगे, गलत करेंगे, इरेगुलेटरी करेंगे तो वो फॉरम ने आपको रेगुलेटर का दौखना होता है इधर, यानी ताकि गड़बड़ करें उधर जाके हशब कर ले। सही। ये अच्छा, सारी कहानियां और LNG की जो डील है उसका जो कंपैरिजन पेश किया गया वो भी दुनिया की महंगी है। फिर वो टर्मिनल वाला मामला है। तो ये अब जो इस मुफ्ता में पता नैब की इंक्वायरी में कहा, क्या कहा, बड़ी मजेदार बात है, जो रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा था मैं तो गोलियां टाफियां बेचने का कारोबार करता हूं जनाब। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी उनका ये बयान नैब के रिकॉर्ड पे है। कुछ कि मेरे पास तो जनाब मैं तो गोलियां टाफियां। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी ये सीखा होगा ना, उनसे सवाल करते हैं, कहते हैं जी मैंने तो ये कर दिया मुल्क के लिए, वो कर दिया। बाबर डोगर साहब, अब हो क्या रहा है? ये तो जो दूसरी तरफ से जवाब आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब, मरीम औरंगजेब साहिबा देख लें आप, और शहबाज शरीफ साहब, वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हो गया। मरीम साहबा कह रही हैं देखो पाकिस्तानियों, हमवतनों, एक और वज़ीर आज़म तुम्हारा गिरफ्तार कर लिया है, वारंट नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। वो तो इस तरफ जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे केस का, वो कोई और कहानी मजलूमियत थी। उसामा साहब वो जो मर्जी कहते रहे, देखें चीज़ें जो फैक्ट्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अभी खजल साहब कह रहे थे कि किस तरह से जो नॉर्दर्न गैस हुई, नॉर्दर्न गैस है और PSO है, वहाँ पर मनपसंद लोगों को, वो लोग जो स्टेक होल्डर थे उनको अपॉइंट किया गया। सबसे पहले तो इन्होंने एक कमज़ोर, इंतहाई कमज़ोर बंदे को सेक्रेटरी पेट्रोलियम लगवाया। आबिद सईद साहब जो DMG ऑफिसर हैं और उनका 9th कॉमन है उनका, वो असल में उस्मान इब्राहिम के भांजे हैं, वो उस वक्त खुद भी मिनिस्टर थे। अच्छा। तो उनको सेक्रेटरी पेट्रोलियम लगा दिया गया। फिर उनके वो अब वादा माफ गवाह बन चुके हैं। अच्छा। आबिद सईद साहब वादा माफ गवाह बन चुके हैं, नैब की कस्टडी में हैं। उनके ज़रिए से हर जगह पर अपनी अपनी मर्जी के बंदे लगवाए गए। जहाँ तक इन्होंने बात की है, एक और भी केस है। जी जी। नैब ने OGDCL जो सोने की चिड़िया है, वहाँ पर भी जो शाहजहां खान अब्बासी थे, वहाँ पर भी उन्होंने बेतहाशा पैसा बनाया।
अपनी मर्जी के करप्ट बंदे वहां पर एक लगवाए बंदे का अगर गए। इजाजत हो, प्रमोशन नाम ले लो। सर एक मिनट रखा सर, प्रमोशन जो है और जो बाय प्रमोशन जो नीचे से लोग थे उनकी प्रमोशन रोक दी गई। मसलन जाहिद मीर साहब एमडी और सीईओ थे ओजीडीसीएल के, इनको लगवाया। जाहिद मुजफ्फर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगवाए, मसूद नबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगवाए, मोहम्मद रवि जो थे उनको भी एमडी लगवाया। लैब के मुलजम भी हैं ओगरा स्कैंडल में। सर ये सारे लोग जो मैं बोल रहा हूँ सारे सीएल पे हैं और सारे नैब की कस्टडी में स्टार का हैं। नाम ECL में है, जहांगीर शाह का सालाना नाम है। ओजीडीसीएल को ये लोग सालाना 10 अरब रुपए का टीका लगाते रहे हैं। 10 अरब रुपए 10 अरब रुपए सालाना का टीका अभी भी ओजीडीसीएल में सर, अभी अच्छा, भी OGDCL कर रहा है। मैं तो PSO में ओजीडीसीएल, सालाना मैं तो सिर्फ 500 अरब की ओजीडीसीएल की करप्शन बात होती कर रहा हूँ। अच्छा। ओजीडीसीएल उस पे आते में हैं। सारे सुप्रीम लोग कोर्ट में मामला जेरे समाअत और न्याय सामा में। साहब ओजीडीसीएल में सारे लोग अपनी मर्जी के पॉइंट करवाए। बाय प्रमोशन जो असल स्टाफ था उनमें से किसी बंदे को ओपन नहीं आने दिया, चाहे वो जाहिद मीर हैं, जाहिद मुजफ्फर हैं, मसूद नबी हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, इन सब को लगाया गया। अभी भी ये सारे लोग नैब की कस्टडी में हैं, ईसीएल में इनके नाम है। जाहिद मुजफ्फर ने भागने की कोशिश की, उनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया, मोहम्मद रफ़ी को एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जाहिद मीर साहब को उनके घर से पकड़ा गया। ये सब 10-10 अरब रुपया सालाना की इन पे करप्शन है। उसके साथ साथ हालांकि अभी डॉक्टर भी साहब बड़ा मुताद बता रहे हैं, अभी वैसे भी ज्यादा आप पढ़ाते हैं सर, आप सारा अभी बताते हैं। अभी भी 7 ऐसे ऑफिसर हैं जो उन्होंने वहां पर लगवाए थे और वहां पर जो सारा रिकॉर्ड है वो उसको इधर उधर करने में लगे हुए हैं। तो आप सोचे कि अगर 10 अरब रुपया साल का था तो 4 साल में 40-50 अरब रुपया तो यही लॉस हो गया जो अभी तक नैब के खातों तक पहुंचा है। इतनी- अभी जी, तो ये सारी जो ये शायद का बाती जो बात करें, एलएनजी अपनी जगह पे है, ओजीडीसीएल में जो इन्होंने अरब रुपयों का नुकसान पहुंचाया, अपने चहीते लोगों को लगवाया, उन्होंने अपनी मनमानियां की और अरबों रुपए का ओजीडीसीएल को नुकसान पहुंचाया, उस पर मुल्क को भी अलहदा ना से जी। इंक्वायरी कर रहा है। वहां इसीलिए तो वो अच्छा दारे आगे को- आ जाए जी। एसएनजीपीएल कंपनी के अंदर अरबों रुपए के किस तरह टीके लगाए गए मनपसंद लोग ला के, और किस तरह एलएनजी उन्हीं गैस के अंदर हमारा जो डोमेस्टिक है वो सारी गैस कम होती गई, वो ज्यादा आती गई। एसएचजीसी को आगे आ जाए जी, ओगरा के ऊपर किस तरह टीके लगाए गए, और पीएसओ के अंदर पाकिस्तान स्टेट जो ऑयल कंपनी है, जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो ऑयल आता है आपको पता है इंपोर्ट के और सारी चीजें, छोटी कंपनियों को उठाया गया, उसको बिठाया गया, और ये डॉक्टर आसम की जो जेट रिपोर्ट थी उसके अंदर जहांगीर शाह एक मरकजी किरदार था, जो एक्टिंग एमडी पीएसओ भी रहे, डीएमडी अभी भी माशाल्लाह, यकूब सतार साहब मरकजी किरदार। इन सारों के ऊपर ईसीएल में इनके नाम, मेरे पास लेटर मौजूद है, एफआई में इनके खिलाफ इंक्वायरियां, लेटर मौजूद है, नैब पिंडी और नैब कराची के अंदर इंक्वायरियां, उसकी डिटेल मौजूद है। ये मैं जो रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, इन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए, एक अलहदा केस में भी जिस तरह मैंने बताया, और ये जो 9-11 सितंबर 2018 का ऑर्डर है, इसके अंदर भी पीएसओ के अंदर 500 अरब सालाना करप्शन, इन करप्ट माफिया की वजह से उसके तमाम सबूत मैंने नैब पिंडी को दिए, नैब कराची के पास मौजूद हैं, इंक्वायरियां वहां पे जेरे समात है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक्सपीडिशनली इन इंक्वायरियों को फाइनलाइज किया जाए। अब मामला यह है कि लोग इतने बासर हैं, ईसीएल में नाम होने के बावजूद ये लोग बैरून मुल्क भी जाते हैं सरकारी दौरों को बहाना करके, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, और आज भी उनको चोरों को उसी रखवाली पे पीएसओ के ऊपर बिठाया गया। बाबर साहब कुछ कहना इसमें उसामा साहब एक ये एलएनजी से ओजीडीसीएल किस तरह से कनेक्ट करता है। ओजीडीसीएल जो था तकरीबन 150 के करीब कुएं जो वेल से उस पर वो काम कर रहे थे, उसकी ड्रिलिंग करवा रहे थे कि वहाँ से एलएनजी के लिए इन अफसरान ने चूँकि मुआहदा करना था कुवैत से, तो ये सारी ड्रिलिंग रुकवा दी गई कि कहीं पाकिस्तान से कोई ऐसी एलएनजी ना निकले और हम इसको बाहर से इंपोर्ट करें। तो जो गैस के वेल से उन सब की ड्रिलिंग रुकवा दी गई, और ताकि वो वाला मायदा एग्रीमेंट जो है तय पाए। और उसके साथ साथ मैं जो अभी कह रहा हूँ कि 10-10 अरब रुपया तो साल का था, ये तो एक सेक्टर में था, पैसे इससे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि नैब में भी इनके कुछ खैरख्वाह बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे अफसर जो हैं अभी भी हैं, कुछ ओजीडीसीएल से गिरफ्तार होना चाहिए था,
वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। बाद के नाम जो थे ECL पर डलवाने में बड़ा लेतो लाल से काम लिया गया, और बल्कि सुना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं इनके बड़े ताल्लुक थे जो चेयरमैन नैब के एक PSO हैं उनके साथ, तो इन्होंने कोशिश करते रहे कि ये इनका नाम किस तरह से निकल आए। तो नैब से अभी तक रायतें मिल रही हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि OGDCL में 7 ऐसे अफसरान हैं जो इलीगली वहाँ पर अपॉइंट करवाए गए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ। अच्छा, मैं इसी के एंडोर्स करता हूं जो डोगर साहब ने बात की। मैं इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी LNG स्कैम के अंदर जो 2 मुआहदे हुए कतर ने उसी टाइम किए, पाकिस्तान के साथ तकरीबन $4 अरब का फर्क था, यानी आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 100 अरब गालबन बन जाता है, $4 बिलियन की अगर बात करें, 4.9। 2 मुआहदे उसी कतरी कंपनी ने किए, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 कंपनी के साथ, तो हमें ज्यादा महंगा दिया गया। फिर वो कैपेसिटी चार्जेस और जो गैसिफिकेशन और टर्मिनल वाला, इसके साथ एक और खौफनाक बात, और इसीलिए ये 100 मोटो में कन्वर्ट हुआ 184 दिन में। मैंने साथ एक स्टडी रिपोर्ट लगाई इसी केस के अंदर, नैब में भी जो मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस वजह से टेक ऑफ, वरना शेख रशीद साहब गए थे LNG के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रिजेक्ट कर दिया था। उस स्टडी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है नक्शों से, चार्ट से, जो कि एक्सपर्ट ने बनाई है, कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका है कोल्लू, उसका एक ब्लॉक उसको मार्क किया था कलर के साथ कि जितनी मौजूदा गैस की पाकिस्तान की जरूरियात है 100 साल तक मुफ्त गैस पाकिस्तान को यहां से मिल सकती है। लेकिन वही खांचे, लेकिन ये वही कमीशन, वही किकबैक जो डोगर साहब ने निशानदेही है जिन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तान से गैस नहीं निकलनी चाहिए। गैस निकलेगी तो कमीशन खाते खांचे कैसे आएंगे? फिर तो सरकारी पैसा मिलेगा, सरकार के खजाने में जाएगा। जुल्म है कि अगर आपने यही अपने को कमीशन बनाना है तो अगर पाकिस्तान से निकल रही है आप फिर उसका भी, मैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट नैब के अंदर मौजूद है। अगर ये वादा माफ गवाह जो हैं, आप भी सही साहब मौजूद हैं, तो अगर ये बेगुनाह हैं तो फिर वो वादा माफ गवाह किस चीज के बन जाते हैं कि उससे कितना फर्क पड़ेगा? साहब मैं आपको बताता हूँ, आबिद सईद साहब बेसिकली एक कमजोर आदमी है। मैंने आपसे कहा बड़े कमजोर किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पंजाब से इनका ताल्लुक है, गुजरांवाला से ताल्लुक है, लेकिन चूँकि इनके मामू जो थे वो उसको फेडरल मिनिस्टर थे और एक कमज़ोर आदमी है, तो PMLN का ये वतीरा है कि हमेशा जो कमज़ोर किस्म के ऑफिसर्स होते हैं, इन जिनसे इन्होंने प्रेशर डाल के काम लेना होता है, ये उनको अहम अपॉइंटमेंट्स देते हैं। जैसे शाहिद खान अब्बासी ने आबिद सईद साहब को वहाँ पर लगवाया। आप अगर वहाँ पर एक मजबूत सेक्रेटरी होता, एक तगड़ा सेक्रेटरी होता, तो जिस तरह से खरल साहब कह रहे हैं कि PSO का जो उन्होंने MD लगाया, सॉरी PSO का क्या, PSC को इकराम, एक और उससे खौफनाक PSO का जो MD लगवाया, मगर वो वही बंदा था जो एंग्रो का था। शायद खान अब्बासी साहब ने एक और बड़ी बात OGDCL में सारी अहम पोस्टों पे, सारी अहम पोस्टों पे आबिद सईद के जरिए अपने अपने बंदे लगवा लिए। तो एक वीक आदमी कर सकता है, एक मजबूत आदमी, एक तगड़ा आदमी कभी ना करते। 100 साल तक गैस फ्री मिल रही है, प्रेशर है आबिद सईद पे, वो सारा कुछ मान गया। 100 साल तक फ्री गैस नहीं निकलने दी जा रही, इसलिए कौन कौन से बंदे लगवाते रहे? हुक्मरान चाहते हैं डील हो, कतरियों के पास इधर पैसा है, कतरी फ्लैट 1 नाइट पर। अब इसी के और साथ शाहिद इस्लाम नामी जो MD PSO बना और वर्स्ट क्राइसिस पेट्रोलियम का पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर, शाहिद इस्लाम वो बंदा था जब ये मिनिस्टर थे शाहिद खान अब्बासी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में माजी में, और ये चेयरमैन भी थे PIA के, उस वक्त वो इनके साथ MD था PSO। फिर अमजद को लगाया गया, फिर शाहिद इस्लाम को लेके आए अपने कार्य खास को MD PSO। वर्स्ट क्राइसिस। और एक खौफनाक बात, मेरे पास लेटर मौजूद है GHQ और जो PSO की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस एडिटर जनरल की, उसके अंदर यह बताया गया कि आर्मी के सलामती के इदारों के जो रिजर्व वायर्स हैं जो PSO मेंटेन करता है, मैं कहता हूं इसके बाद मैं क्या कहूं, वो भी बेच दिया गया। यानी अल्लाह ना करे, ये कितने मुल्क दुश्मन थे कि अल्लाह ना करे अगर दुश्मन जंग छेड़ देता तो हम क्या करते? हमारे डिपू एडिटर जनरल को लेटर लिखना पड़ा कि ये क्या तमाशा हो रहा है। हमारे जो डिपू हैं ऑयल के, आपने वो भी मार्केट में बेच के खा गए। तो मामला ये है कि ये सारा माफिया आज भी वही जहांगीर शाह, वही जकूब स्टार, वही लोग, और जिस तरह OGDCL में मुझे एक बात बताएं, OGDCL में अपनी मर्जी की तैनातियां, अपने मंजूर नजर लोग जो उनके लिए हर किस्म की 2 नंबरियां करें, PSO में अपनी मर्जी की तैनातियां, उसके बाद SNGPL में अपनी मर्जी की तैनातियां, तो इन SSG में अपनी मर्जी की तैनातियां, और उसके बाद सेक्रेटरी जो है वो कमजोर, और उसके बाद बेतहाशा करप्शन,
और उसके बाद किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जब उनसे कहा कि रिकॉर्ड लेके आए तो कहा जा कि जनाब वो रिकॉर्ड जो है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास है, ये जानते हुए भी कि उनको पता था कि सारा रिकॉर्ड वहाँ से आबिद सईद साहब के जरिए गायब करवाया हुआ है और वहाँ पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और उसके बाद ये कहना कि मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की, मैंने कोई गलत कारी नहीं की। अब आबिद सईद जो है इन्होंने सब कुछ बताया है। आज जो नैब ने प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा कि जी हमने इनको इसलिए अरेस्ट नहीं किया कि इन्होंने आज पेशी पर नहीं गए, उसकी ये वजह नहीं थी अरेस्ट करने की। वजह ये थी कि आबिद सईद साहब जो है वो नैब के ज़ेर हिरासत में है जी। उन्होंने सारे इंकशाफात किए कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर मजी की अपार्टमेंट्स हुई, किस किस जगह से कहाँ कहाँ ये 2 नंबर मायदे हुए, कहाँ पे बैग मांगी गई। ऊपर ना डाले, बहुत सारे और लोग भी हैं इनसाइडर जो नैब को इंफॉर्मेशन ब्रेक से पहले सर, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रेक हुआ बंदा जो मेन आदमी था, देखें शाहिद हकान अब्बासी के बाद जो मेन आदमी था वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के आबिद सईद साहब थे, जिनके नीचे ये सारे विंग से, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के विंग से सारे, तो उनके जरिए सारी ये अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं। देखिए उन्होंने अब जो टूटे आरिफ अमीर साहब की सारी चीजें जो रिजर्वेशन थी वो रिकॉर्ड पे मौजूद है इदारों के कि आरिफ अमीर साहब ने क्यों इनकार किया, वो बताया उन्होंने। हालांकि वो कई दफा एक्सटेंशन भी ले चुके थे, हर बंदे का दिल करता है। केस कितना मजबूत है, क्या ये बात गवाह बनना इनकी गवाही से कुछ हो सके? इतने केस पे केस बनते जा रहे हैं, अब कहा जा रहा है और गिरफ्तारियां होंगी, मामला ये है रश लग जाएगा, कोई निपटाए नहीं। तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा जो कहती हैं, मैं सिर्फ उनका एक स्कैंडल ब्रेक करने जा रहा हूं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या वारदात की, ये इनके दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, अहमद नवाज सुखेरा साहब उस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। उन्होंने पता वारदात क्या की थी, कौमी तराना को तब्दील करने का पूरा प्लान बना लिया गया। प्लान बना नहीं लिया गया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इश्तहारात शाया कर दिए अखबारात में, 6.5 करोड़ की पेमेंट होने लगी और यह गलबन शायद हो भी गई। मुश्ताक जो अहमद नवाज सुखेरा साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उनको जो फेडरल, उन्होंने कहा कि कौमी तराना कैसे बदल सकता है। दोनों में तब्दीली और तस्वीर कायदे-ए-आज़म सानी नवाज शरीफ की फिट की जा रही थी, कंपनी को ठेका दिया जा रहा था। जब वो अखबार उन्होंने पढ़ा और ये आया था कि ये जनाब हम कौमी तराना तब्दील करने जा रहे हैं, यार ये लोग क्या कर रहे हैं। यानी कौमी तराना आपके स्कूलों में, आपकी फोर्सेस के अंदर, पूरी दुनिया में, एम्बेसीज में एक सिंबॉलिक है, और उसमें आपको देखें जिस तरीके से वो बड़ा जबरदस्त किस्म का है। मतलब एक अच्छा मामला ये है कि उसको बदलने के लिए ये कौमी खजाने से 6.5 करोड़ ये फर्क होता है एक तगड़े सेक्रेटरी में, एक इंटेग्रिटी वाले मजबूत सेक्रेटरी में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में है, उन्होंने चाहे फवाद चौधरी थे चाहे ये मरियम औरंगजेब थी, उन्होंने कोई 2 नंबरी नहीं होने दी, वो वहां से हट गए। शराब लतीफ से उन्होंने इंक्वायरी कराई, का वक्त हो रहा है, दीदी शराब लतीफ से इंक्वायरी कराई और चीज का रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसमें एस्टैब्लिश हुई चीजें और रोका उन्होंने ये मनसूखा। कल मरियम नवाज साहब की भी पेशी है नैब में, उसमें क्या होगा, क्या होने जा रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दे दिया है। जाली ट्रस्ट डीड बनाने पर फैसला पहले ही आ चुका है कि वो जाली ट्रस्ट डीड थी। अब किस तरह केस चलेगा, इसमें क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। अब मुस्लिम लीग नून चूंकि मुश्किल में है, कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, रैलियों का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन अभी ब्रेक में बाबर डोगर साहब ने एक बड़ी खास बात कही है। बाबर साहब, ये जो आपने बात कही आज की शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, वो कितनी अहम है बात, और जो कुछ उन्होंने बोला उसके बारे में भी बताएं। उसामा साहब, अगर आप आज उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो पहले तो उसमें यह था कि मरियम को जानबूझकर उसमें शामिल नहीं किया गया, उनको जानबूझकर गया, बिल्कुल उनको नहीं बुलाया गया और जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की गई उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि उनको साथ बिठा कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि जो आखिरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शहबाज शरीफ को साथ बिठाया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से मरियम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी और उस पर एक FIR दर्ज हो चुकी है, कंट्रोवर्सी बिताशा फैल चुकी है, शरीफ ख़ानदान एक मरतबा फिर मुश्किलात का शिकार है। तो शहबाज शरीफ जो चाहते हैं कि किसी तरीके से
खामोशी से, आराम से इस क्राइसिस से निकला जाए। अब वो ये अफोर्ड नहीं करते कि मरियम को साथ बिठाकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर वो मरियम जो है वो अदारों को टारगेट करें और एक नई मुश्किल में वो फंसें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की वो भी ऐसे लग रहा था जैसे गन पॉइंट पे उनसे करवाई जा रही है, यानी कि शाहिद हकान अब्बासी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उस हवाले से बाअसर मजबूरी, अगर आप उनका चेहरा देखिए, अब आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो क्लियरली लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और ना चाहते हुए भी वो बोलने पर मजबूर हैं। वो जो कह रहे हैं वो खुद उनको भी नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद बात शाहिद हकान अब्बासी से स्टार्ट हुई और वो सारी अपने ख़ानदान की और अपनी वजाहतें देते रहे कि ना हमने तो ये तरक्याती काम किए, ये तरक्याती काम किए, मेट्रोज बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई और एक धेले की भी करप्शन नहीं की। और दूसरी तरफ जब उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जो अली इमरान जो उनके दामाद हैं उन पे जो उनकी जो पर्चा था, उन्होंने कहा ये तो मैंने खुद नवीद इकराम पे खुद पर्चा दर्ज करवाया था और ख़ुद उसको अरेस्ट किया था और उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच करवाई गई थी। जब उनसे पूछा गया जनाब जब प्रॉपर्टीज़ अटैच करवाई गई थी तो आपके दामाद अली इमरान ने अपना प्लाजे के 2 फ्लोर उनको बेचे थे, क्या वो भी अटैच करवाया गया? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसका मतलब एक बहुत अहम चीज़ है जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ज़रूर अली इमरान जो थे जिन्होंने 2 फ्लोर नवीद इकराम को बेचे थे और जिन पे इल्ज़ाम है कि 6 करोड़ रुपया डायरेक्ट एरा से उनके फंड में आया और 7.5 करोड़ रुपया साढ़े सात करोड़ रुपया पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी से आया। और जब नवीद इकराम को पकड़ा गया, पंजाब एंटी करप्शन उनको पकड़ा तो उन पे इतना कि टॉर्चर करवाया गया। 3 महीने उनको एक तारीख कमरे में रखा गया, उनको सूरज तक नहीं दिखाया गया और ये कोशिश की गई कि वो जहनी तवाज़ुन खो दें, पागल हो जाएं, कहीं पर ये ना कहें कि उन्होंने अली इमरान का नाम ना ले दें। जब ये नैब ने ये सारा इशू टेक ओवर किया, उन्होंने अली इमरान को जो था अपनी कस्टडी में लिया। तो जब अली इमरान को नैब ऑफिस में लेके गए और वहाँ पर उनको बाहर निकाला तो उन्होंने उनको बताया कि जनाब तकरीबन ये को मैंने 6 महीने के बाद आज सूरज देखा है। उस वक़्त भी अली इमरान जो थे नवीद इकराम, वो ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था। वो बिल्कुल इन्होंने पूरी एक साजिश के तहत, ताकि वो उसकी गवाही ना मानी जा सके जी तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, कल को हमारे खिलाफ उसके बारे में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने इस पे खिलाफ पर्चे दर्ज किए, इसकी प्रॉपर्टीज अटैच करवाई और जो उस पर जुल्म किया गया, जो ये कोशिश की गई कि अली इमरान अपने दामाद को बचाने के लिए जिस तरह से उसको पागल करने की कोशिश की गई, इसका कोई जवाब नहीं है शहबाज शरीफ के पास। जब ये सवाल किया जाता है तो वो फिर शुरू हो जाता है कि मैंने मेट्रो बनाई, मैंने ऑरेंज लाइन बनाई, निराला दूध भी आपको पता है आवाम को सस्ता मिल रहा था। उसी प्रोफेसर के ऊपर इसी एंटी करप्शन से एक जो गैज़ो गज़ब ढाया गया, जो जिस तरह वो अल्लाह को प्यारे हुए और जो उसके ऊपर मुकदमे दिए और अनहार ने जिस तरीके से उसको टेक ओवर किया उन प्लांटों को जो सस्ता दूध बेच रहा था, ये इनकी को पहला मामला नहीं है। फिर निराला के ऊपर, क्योंकि वो चनियोड के करीब उनका एक वहाँ पे कलेक्शन सेंटर था, वो पैसे टाइम पे देता था, उसको अपनी इनकी मशीनरी चलाने के लिए दूध वाला मामला, उसके ऊपर शाबखून मारकर निराला का ब्रांड बंद कर दिया, एफआई के ऊपर सर चढ़ा दिया, किसी के ऊपर एंटी करप्शन को पीछे लगा दिया, किसी के पीछे पुलिस लगा दी। अब 7वां और 8वां फ्लोर हवा में है। नवीद इकराम साहब जो फ्लोर ले रहे हैं वो मेरा ख्याल आज भी कोई डॉक्टर साहब है नहीं है, आज भी नहीं है। इससे बड़ा एक ट्रांजैक्शन अली एंड कंपनी, फातिमा और इनकी बेटी जो है, जो शहबाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं, उनके नाम जो कर्जे लिए गए, जो फ्रॉड किए गए उनके नाम पर, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं इनका। अभी एक ट्रांसपेरेंसी वाला इदारा जो बड़ा इनका था, उसका अपना बंदा जो इनको सर्टिफिकेट बांटता था, उसकी टीटी निकल आई है। मैं बड़ी खबरदार हूं, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, उसकी अपनी टीटियां निकल आई हैं। मरियम साहिबा के हवाले से अब्बास शरीफ मरहूम, आपको पता है वो किस तरह 2 खबरें चली थी। पहली खबर चली थी वो करंट लगने से जहां बाक हुए, फिर डीजीपीआर एक्टिव हुआ और तरदीद करा के हरकते कलब का बहाना बनाया गया। उस हवाले से भी बड़े एविडेंस है कि वो किस तरह मामला हुआ। मैं इससे आगे नहीं जाना चाह रहा। वो कुछ पुलिस वाले लोग भी हैं, उनके कुछ मुलाजिम भी हैं, उनको भी पता है क्या मामला हुआ और वो करंट और वो जाल किसके लिए बिछाया गया था और शिकार बेचारे वो हो गए।
उसका शिकार नवाज शरीफ साहब भी हो सकते थे। मैं एक और बड़ी बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर अब्बास शरीफ साहब के साहबजादों को एक तरफ तो उनको नोटिस नून लीग की हुकूमत में जारी हो रहे थे, उनकी मिलों के ऊपर कब्जे किए जा रहे थे, हबीब बैंक और एफबीआर पीछे, मरियम साहबा के नोटिस नवाज शरीफ और साग डार के वो टेबल के नीचे जारी होके बाद खामोश हो गए, जो दोबारा अभी हो रहे हैं। उनके नाम पर 5 करोड़ से जायद अरबों रुपए यानी 5-6 अरब बनते हैं, वो मंगवाए गए और उसके अंदर से पैसे वो मरियम साहबा ने ले लिए। अब एक तरफ पहले टीटी हम कहते थे कराची के अंदर माफिया जब था, टारगेट किलिंग थी, यानी कि अपने टीटी फर्स्ट माफिया। कज़न चच्चाजाद भाइयों के नाम पर टीटीज आ रही हैं और वो फिर मरीम साहब को हाँ, कितना जुल्म है यतीमों का माल खाना। ये लोग ये अल्लाह की पकड़ में है। जो सदर ममनून साहब ने कहा था ना, बात का सच बात दिल से निकल जाती है। और जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था कि कुछ चोर भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी, कुछ चोर अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखते हैं, इतना बड़ा बेवकूफ अभी है। एक और चीज़ है, मुझे एक बात बताएं। शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि जी अली इमरान का जो केस था वो मैं खुद नवीर इकराम को मैंने खुद अरेस्ट करवाया, सरकार का पैसा गया था, पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का 8.5 करोड़ रुपया गया था, तो वो रिकवर नहीं करवाना था। रिकवर करवाने के लिए अली इमरान साहब जो थे उनको अरेस्ट करवाया जाता, उनसे वो पैसा वापस लिया जाता, बजाय पैसा लेने के वापस जब नवीद इकराम ने कहा कि जनाब मैंने तो 14.5 करोड़ रुपये अली इमरान को दिया है और ये एरा का पैसा है और ये पावर डेवलपमेंट कंपनी का पैसा है जो उनके प्लाजे में लगा हुआ है, तो उन पे तशद्दुद किया गया, उनको कमरे में बंद कर दिया गया, अली इमरान से रिकवरी नहीं की गई। टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ प्लाजा, जिस तरह 96H और बाकी जो टीटी के पैसे से बने हराम के माल से, उनकी तरह ये भी वहां पे एक पैसा वो जो उधर से आया 14 करोड़ 11 करोड़, एक पैसा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का 3 साल का एडवांस 35 लाख किराया, लोगों की दुकानें भी आगे सबलेट की, वही नेशनल बैंक की जो एग्जीक्यूटिव कारपोरेट ब्रांच थी उसी एमएमएल रोड पे कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गिलानी साहब पीएम ने 10 लाख रुपए ग्राउंड फ्लोर पे जगह ज्यादा थी, पार्किंग थी, ये फर्स्ट फ्लोर था, पार्किंग नहीं थी, 2.5 करोड़ की रेनोवेशन, वो नेशनल बैंक का जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ वो उसके ऊपर रेफरेंस बनता है। वो शुरू हुआ है। साफ पानी सर, साफ पानी का अब खुर्शीद शाह का सुन लें, खुर्शीद शाह साहब की 3 इंक्वायरी नैब हेडक्वार्टर के अंदर पड़ी हुई है। करोड़ों अरबों रुपए के खांचे हैं, एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाना, ठेकेदारों के साथ मिल बुक के फाज पेमेंटें, बहुत सारे मामलात हैं। पहले तो कमर जमान चौधरी साहब ने मिली भगत करके उनको यानी साहब अदालत के जज चीख उठे, उनका इतने एविडेंस और चेयरमैन नैब के जो इख्तियार है आप वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं करना चाहते प्रोसीड। अच्छा, वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाके जो उन्होंने इनकार कर दिया, नैब की टर्न डाउन कर दी एप्लीकेशन। उस साहब अदालत के जज जो अपराइट था उसने इतने होशरबा खुर्शीद शाह साहब का मामला नजायज पैसों का उन्होंने टर्न डाउन की, हाई कोर्ट में गए तो कमर जमान चौधरी और साथ मिली भगत थी, उन्होंने कहा जी हम करना ही नहीं चाहते, कानूनों में कहता है। तो ये कौन होता है जज? अब आखिर में चंद मिनट रह गए मेरे पास, अनुषा रहमान और ये मरियम औरंगजेब, इनके खाते करोड़ों में, इनकी इंक्वायरियां भी नैब में पड़ी हुई। बाबर डोगर साहब, मरियम नवाज साहब की कल पेशी है और अदालत के फैसले में लिख दिया गया है कि ये जो इन्होंने क्लेबरी फॉन्ट वाला सारा जालसाजी की, जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, जाली ट्रस्टी जमा कराई थी, वो जाली उसमें डिक्लेयर हो गई और उसी वजह से इनके खिलाफ फैसला आया। अब वो जाली डॉक्यूमेंट्स देने पर जो मुकदमा बनता है जिसमें 5 साल सजा हो सकती है, आपको क्या नजर आ रहा है उसमें क्या होगा? वो भी आपको लगता है ये 9 माह 10 महीने सालों लगेंगे उस केस में, या कोई जल्दी उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? सामा साहब, वो जो कैलबरी फॉन्ट में जो ट्रस्ट डीड जमा करवाई गई थी, जो कि ये साबित हो चुका है कि जैसा वो रेडले साहब हैं शायद, उन्होंने इसकी डेविड रेडली उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये जो फॉन्ट था ये उस वक्त आया ही नहीं था जब ये ट्रस्ट डीड लिखी गई, तो उससे साबित होता है कि ये गलत है, जाली है, फोर्ज इससे है। बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूं मैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने में रखी। मैं एक बात, मैं जनवरी में लंदन गया, जेरी फ्रीमन सोलिसिटर है जिनके साइन और मोहर बनाई गई, उन्होंने लगाई थी वहां पे, जो उन्होंने 3 सफ़े बना के दिए थे ना, जो 3 सफ़े उन्होंने बनाए थे, जब उनके सामने सफ़े रखे गए, एक और सोलिसिटर को लेके मैं गया, उन्होंने कहा कि ये 3 सफ़े ये वाले बिल्कुल मेरे हैं। जमा थी वो, उसके अंदर पेज दूसरा था। हुआ ये कि वकीलों ने कहा इसमें तो आप फंस जाएगी, वकीलों ने यहां पे बैठ के एक सफ़ा चेंज कर दिया, उन्होंने मोहर भी लगा रही, क्योंकि जालसाजी के तो मास्टर है, मास्टर हर जगह यहां मोहर बनवाई, मोहर बनवा के साइन की है, वो डिफरेंस है। ये मैंने उसी वक्त, चूंकि पनामा केस पहले में भी मैं इंटरवीनर था, पहला फैसला भी मेरे नाम से था, अजहर सिद्दीक साहब वकील थे, हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बना, 25 अप्रैल को मैंने पूरी डिटेल दी,
वहां पे पीटीए ने दिया और आखिर वक्त पनामा बेंच ने कहा कि इसके हवाले से आप जवाब दें कि ये सारी जालसाजी हैं। इन्होंने कहा जी इसके लिए टाइम दिया जाए। मैं आपको उसके एक बात अंदर बता उन्होंने कहा था कि दूं, फौज साहब, का मुकदमा क्या मैं आपको होगा? एक और बात बता दूं, जुलाई मरियम पे बहुत भारी है, चाहे वो कैलबरी फोंट में या फिर जो अभी जो बड़ा FIA के सिलेंडर साइबर कंप्लेन विंग में है। जो उनके खिलाफ FIR दर्ज जाली हो वीडियो। गई है और उसमें बड़े बड़े जो लोग जल्दी हैं वो फैसला हो गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा। तो मरियम आज की कल में और गिरफ्तारी गिरफ्तारियां जुलाई उसमें में होने वाली हैं। बिल्कुल मुमकिन है। आप क्या कहते हैं? आज या कल में अभी Last- मेरी हुकाम से साइबर क्राइम वाले सीनियर हुकाम से आपके सामने फोन पे बात हो रही थी। अच्छा सर 10 सेकंड। अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं और वो इतना संगीन मुकदमा है कि जज साहब उसके मुद्दई हैं, लॉ मिनिस्ट्री के जरिए हुआ है और उसमें सारी चीजें आपको भी proved लग रहा है है। जुलाई में मरीम साहब की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल देखिए मैं इस तरह की नजूमी नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल। आज अंदाजा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तो GI देगा। आज मैंने की मैंने प्रेस आपको कॉन्फ्रेंस- शायद आपके सामने है आपकी प्रेस जब साबित हो चुका है कि जाली है मैं ट्रस्ट आपको डीड। कह रहा हूं आपका कि ख्याल है जुलाई कितना? मरियम पे बहुत भारी है। ट्रस्ट डीड तो नैब का मामला है ना, ये जो FIA का मामला है ये उससे ज्यादा संगीन है। ठीक वो है भी लेकिन संगीन कितना है। वक्त लगेगा? 10 साल लग जाएंगे। देखिए अब ये देखना जुलाई है कि सर, कल जुलाई का के अंदर, conduct, जुलाई हर में- साल का खैर उनका साहब, कंडक्ट डिटरमिन जुलाई के बहुत अंदर- शुक्रिया। करते हैं इदारे। बाबर डोगर साहब ने कह दिया जुलाई के अंदर अंदर इम्कानात हैं गिरफ्तारी के, बड़ी गिरफ्तारी के। और असद खलील साहब अभी वक्त नहीं बताना चाह रहे, लेकिन उनको भी लग रहा है कि केस बड़ा संगीन है, ना सिर्फ ये कैलेबरी फोन वाला, उससे भी ज्यादा जाली वीडियो वाला। जो भी होगा आपको आगाह रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।